chapter we will discuss about what other services has auditor proposed to serve to the client, right? ऑडिटर अपने क्लाइंट को बेसिक ऑडिट के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है या देता है, या आपका जो क्लाइंट है वो क्या डिमांड करता है उससे। इस चैप्टर के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, IAASB एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। Assurance and engagement का स्टैंडर्ड है। Some engagement standards are based on international framework for assurance engagement and other results from the related services framework. 3 sets of standards: ISAS stands for International Standards on Auditing, ISRE International Standard on Related Engagements, and ISAES International Standard on Assurance Engagement. A stands for assurance and E stands for the engagements. Share the assurance engagement framework, and one standard set, ISRS, is based on the related services framework. ISA, ISRE, ISAES, and ISRS are collectively referred to as the IASB engagement standard. It means collectively all of these are known as engagement standards. We will particularly discuss about the assurance engagement topic, and the other related services engagements will not be discussed here, because the assurance and engagement is most important and most valuable for the auditing purpose and the assurance purpose, right? अच्छा जी, ये आगे एक बेटा फ्रेमवर्क दिया हुआ है। इस फ्रेमवर्क को हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक डायग्राम है, इसको आपको विजिबल भी शायद इतना अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत कम लिखा हुआ है इसके अंदर, बारीक लिखा हुआ है, बहुत नैरो है ये। हम डायरेक्ट जाते हैं। बेटा जो एश्योरेंस है इसको मैं थोड़ा सा एलुबरेट करना चाहूंगा कि हम इसको फर्दर डायरेक्ट एलुबरेट करने लग जाएं, ना कि हम इसको रीडिंग करना शुरू कर दें या इसको पढ़ना शुरू कर दें। बेटा ये आगे उसकी एश्योरेंस 2 किस्म की टाइप्स दी हुई हैं कि एश्योरेंस कितने किस्म की होती है। रीजनेबल एश्योरेंस होती है, लिमिटेड एश्योरेंस होती है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स टू डिस्कस, टू रिजॉल्व, टू एड्रेस any subject matter against suitable criteria. Whenever there is any subject matter there, a suitable criteria is applied over that subject matter, right? Like criteria क्या होगा, means accounting standards हो सकते हैं, financial reporting के standards हो सकते हैं, आपके कोई भी by laws, rules, regulations हो सकते हैं, companies ordinance हो सकता है। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये आपका suitable criteria है जो आप जिसके अगेंस्ट उस सब्जेक्ट मैटर को आप मेजर करेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे या उसको चेक करेंगे, उसको एग्जामिन किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। इज सब्जेक्ट मैटर इज द एरिया, सब्जेक्ट मैटर इज द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट मैटर इज द कोर एरिया इन विच ऑडिटर गिव्स द एश्योरेंस, ठीक है, जिसपे ऑडिटर एश्योरेंस देगा। अब वो क्लाइंट आपको बताता है, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर और मे बी ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल नेचर, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, लाइक बिलिंग डिपार्टमेंट, लाइक पेज एंड सैलरीज डिपार्टमेंट, लाइक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एक्सपेंस। एंड नॉन फाइनेंशियल मीन्स द वैल्यूएशन, द एस्टिमेशंस, हायर एस्टिमेशंस जो नॉन फाइनेंशियल नहीं होता उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल जरूर होता है। फिजिबिलिटीज और जितनी भी इस किस्म की जो आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यूएशंस होती हैं वो सारी की सारी वो भी इसके अंदर आ सकती हैं, बट एट अ टाइम सब्जेक्ट मैटर एक ही होगा। हर सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग अलग एश्योरेंस दी जाएगी। अब उसको चेक किया जाएगा उन सेट रूल्स, प्रोसीजर्स एंड एसओपीज के अगेंस्ट दैट यू हैव टू फुलफिल। If the criteria met, then auditor give the report of a reasonable assurance or a limited assurance, right? Reasonable assurance states that every aspect or a material aspect, all things are right. There is no doubt, no objection, no reservation, and no objection found or error found during engagement or during calculation, during examination of the subject matter against the suitable criteria. And whenever we talk about
the limited assurance, the auditor gives the limited assurance report or opinion where the practitioner conclude that there are something missing, but there is no connection with materiality at all. Means that कि materiality का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन there is something missing, कुछ ना कुछ चीज है, कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से कुछ उसकी कोई little reservations are there, जिसकी वजह से वो limited assurance देता है। अच्छा, ये बात मैंने क्लास में आपके साथ फिजिकली भी डिस्कस किया था कि ऑडिटर जो है वो हमेशा लिमिटेड इंश्योरेंस ही देगा आपको, रीजनेबल इंश्योरेंस कभी भी नहीं देगा। रीजनेबल इंश्योरेंस किस लिए नहीं दी जाती, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो इस किस्म की इंश्योरेंस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर होती हैं। इनके जो हम कहते हैं ना कि इनके जो इफेक्ट होते हैं वो हो सकता है बाद में आ रहे हो, या किसी भी इन्वायरमेंटल या किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी रिपोर्ट में भी चेंज आ सकता है, आपकी ओपिनियन भी चेंज हो सकती है, किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी चीजें चेंज हो जाती हैं। किसी के बेटा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ सकता है जी, फिर हम आगे चलेंगे इससे बात, इससे आगे फिर चलेंगे जी, प्लीज। हाँ जी, अब बेटा भाई नेम पूछूंगा तो फिर बताओगे, जिसका कोई मसला है वो प्लीज। क्लियर होगी ये बात, अंडरस्टैंड हुई है कि नहीं हुई? कि मैं लास्ट वीक में कहकर गया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आगे शुरू होने हैं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो बेटा बहुत सारा काम है। ECCA का जो F8 का सब्जेक्ट है उसका नाम ही यही है, एश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के नाम से वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है F8 में। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर, मैं असल में मैंने ज्वाइन जब किया तो ये ऑलमोस्ट आप आधा जो है वो डिस्कस ओके, आप क्वेश्चन अराइज करें, क्वेश्चन पूछे, मैं आपको उसका आंसर करूं ताकि बाकियों का भी भला हो जाए। जी सर, ये बस दोनों थोड़ा सा आप बेसिक जो है रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस का जो है वो दोनों का मुझे थोड़ा सा बेसिक बता देंगे होंगे क्या मतलब, क्योंकि वो मैंने वही मिस किया। अच्छा तो ठीक है, मैंने आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, बुकिश मैंने लैंग्वेज यूज नहीं की, या मैंने देख के रीड नहीं किया आपके सामने। अगर मैं इसकी बुकिश वर्ड्स के ऊपर जाऊं ना तो इसके अंदर कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, जस्ट लाइक द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी लो लेवल। मैंने लास्ट क्लास में शायद कहा था कि हम रिस्क के ऊपर बात करेंगे, ऑडिट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जब मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ तो वो फिर अब रिस्क के साथ जो है ना ये चीजें एसोसिएट होती हैं। देखें बिजनेस रिस्क क्या होता है बेटा, बिजनेस रिस्क आपका वो रिस्क होता है जो अनअवॉइडेबल होता है, राइट। मींस एक इंडस्ट्री का जो रिस्क है वो उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो सारे के सारे उससे इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में कोई चेंज है उसका इफेक्ट, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज है उसका इफेक्ट, कोई टैक्सेशन की पॉलिसी आ गई, कोई नया टैक्सेशन लग गया उसका इफेक्ट, राइट। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की बढ़ गई, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है, आप इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल जो है एक सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इन्फ्लेशन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, इनसे बच नहीं सकता। तो ये बिजनेस रिस्क है। अब इसके अंदर भी डिटेल है कि बिजनेस रिस्क के अंदर भी कुछ अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद हम जाते हैं जी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क वो है जो प्रैक्टिशनर मींस लाइक ऑडिटर फेस करता है। इट डजंट मीन एनी थ्रेटनिंग साइन फ्रॉम द क्लाइंट, ये कोई थ्रेटनिंग साइन नहीं है जो क्लाइंट से उसे मिलता है, नो। ये वो है कि इम्प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनएक्यूरेसी, incompletion of financial statements, financial and non-financial leakages, embezzlements in cash, ठीक है, completeness के issues,
वही कंसर्न के इशू। इस तरह के जितने मसाइल हैं जो आपके अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि देयर इज अ मे बी ए चांस ऑफ फाइनेंशियल थेफ्ट और करप्शन इटसेल्फ। ठीक है, करप्शन खुद भी एक किस्म का उसके लिए ऑडिट रिस्क होता है। एरर्स, ओमिशंस, इस टाइप की जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी एक ऑडिट रिस्क की एग्जांपल्स हैं कि ये जब चीजें जिनसे मटीरियलिटी इफेक्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो तमाम फैक्टर्स इन शॉर्ट क्या होते हैं, ऑडिट रिस्क में आते हैं। तो ऑडिटर जो है जहां पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन चीजों को एक्सेप्ट करने की, वो एक्सेप्ट कर सकता है या एट लोएस्ट लेवल के ऊपर एक्सेप्ट हो जाए, तो वो उन चीजों को कहता है कि मैं इसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं। लेकिन जहां पर जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो किसी एक सर्कमस्टांस के अंदर तो एक्सेप्टेबल हो, बट ओवरऑल इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेप्टेबल ना हो, तो ऑडिटर वहां पर क्या देगा, नेगेटिव एक एक्सप्रेशन देगा जिसे हम बोलेंगे लिमिटेड एश्योरेंस। अब लिमिटेड एश्योरेंस डजंट मीन कि ये सारी रॉन्ग है, सारी गलत है। मैंने पहले बात की थी कि बेटा वो सम कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज ठीक होती है, लेकिन किसी अदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर या इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बड़ा काम होता है, टाइम लैग्स का बड़ा इशू होता है। ठीक है, जो चीज आज कैलकुलेशंस के हिसाब से आज के डाटा जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, या जो डाटा जो है वो फुलफिल कर रहा है, वो आज की कैलकुलेशंस और आज के रेट्स और आज के वैल्यूज के अकॉर्डिंगली है। हो सकता है साल के बाद, 2 साल के बाद इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए और आपकी फिगर्स और उनके इम्पैक्ट्स चेंज हो जाए। ठीक है, ये प्योर एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं, हमारा कल्चर भी यही है और हम उसी चीज पे फोकस करते हैं। तो मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स दैट, अब मैं इसको रीड करता हूँ। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ रिडक्शन इन इंश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क। अब इंश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क के रिडक्शन का मतलब है बेसिकली ऑडिट रिस्क का मिनिमाइज होना। बेसिकली जो आपकी मटीरियलिटी है वो वायलेशन नहीं हो रही, इमटीरियलिटी नजर नहीं आ रही, मटीरियलिटी वायलेट नहीं हो रही, मटीरियल एस्पेक्ट जो है वो प्रॉपर रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, risk to an acceptably low level as the basis for a positive form of expression of the practitioner's conclusion, for example, presents fairly in all material respect, that is compliance assurance। ठीक है, रीजनेबल इंश्योरेंस जो कहते हैं इसको कंप्लायंस इंश्योरेंस भी कहा जाता है। एंड द सेकंड वन we talk about the limited insurance is a reduction in insurance engagement risk to level that is acceptable in the circumstances। जो किसी खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसीलिए ऑडिटर हमेशा रीजनेबल इंश्योरेंस नहीं देता, लिमिटेड इंश्योरेंस देगा। ठीक है, वो लिखेगा उसके अंदर कि ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस डेट के ऊपर मेरी ये रिपोर्ट, ये जजमेंट है। इवन दो कि एक दिन के बाद भी वो चीज जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसने ये चीज लिख दी है, ये चीज उसने रिपोर्ट में मेंशन कर दिया इन वर्ड्स, तो फिर वो चीज सिर्फ उस डेट की हद तक ठीक होती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that financial statements do not conform in all material respect with IFRS। कह रहा हमारे अटेंशन में ऐसी कोई चीज नहीं आई कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ये इस सर्कमस्टांसेस में ठीक है, किसी और सर्कमस्टांसेस या बेसिकली टाइम इशू होता है, इसके अंदर जो टाइम लैग होता है उसका प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी ना कि आज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट किस्म के जो इंडिकेटर इकोनॉमी के हैं, आज की डेट के अंदर उनकी कुछ और वर्थ है, आज से 10 साल के बाद उनकी कुछ और वर्थ होगी, या एक दिन के बाद भी कोई चीज चेंज होती है तो उससे इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज ये कहते हैं कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम लीग नून ये आर्गू करती है कि जी हमारी इकोनॉमी बेटर पोजीशन की तरफ जा रही थी, तो बेटर पोजीशन के अंदर इंडिकेटर्स हो सकता है पॉजिटिव हों, लेकिन वो जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स उस टाइम के ऊपर हमें नजर आ रहे थे, उस वक्त आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देखें, आप उस वक्त अपने मुल्क का फॉरेन रिजर्व देखें, आप उस वक्त इंटरेस्ट रेट देखें, आप उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी का जो था एक ट्रेंड था वो देखें, आप स्पेसिफिकली साउथ एशिया की इकोनॉमी को स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि सारी की सारी इकोनॉमीज ही मूव फॉरवर्ड की तरफ थी, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हर इकोनॉमी के ऊपर हो रहा था।
लेकिन अब अगर हम बात करें कोविड के बाद या उसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमी सारी की सारी श्रिंक हो गई हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो जब सारी की सारी चीजें इंटरनेशनली इंडिकेटर्स अगेंस्ट हैं, तो प्रोडक्टिविटी कैसे आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। सही रीजनेबल एश्योरेंस है। ये फिर मैं कभी भी क्यों इस्तेमाल करेगा कोई ऑडिटर? बेटा रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर देता ही नहीं है ना। ये बिल्कुल एक वो बात है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट फेयरली, ठीक है, नो फाइनेंशियल और इन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन फॉरबिडन। कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपाई गई, कोई चीज ऐसी नहीं है जो लिखने से गलती से गलत लिखी गई, हर चीज बिल्कुल 100% ठीक है। तो 100% कौन क्लेम करता है? मतलब सर ये बेसिकली परफेक्ट आइडियल चीज है जो कभी भी नहीं होती। यस राइट, ये एक परफेक्शन की बात है कि आइडियलाइज बात है, राइट। अच्छा, अब ये वहां पर देता नहीं है ऑडिटर, लेकिन जब हम इंटरनल ऑडिटर जब वर्क कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे भी वो उससे लेते हैं, उसको जो असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती हैं, वो जब हर साल के बाद एक बजट बनाना है किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने या किसी इंडस्ट्री ने, तो वो पहले एस्टिमेशंस करते हैं कि हमारी फ्यूचर इनकम्स कितनी होंगी, हमने अगले साल में कितने एक्सपेंडिचर्स करने हैं। अब वो जो एस्टिमेशंस होती हैं वो बेस कर रही होती हैं पास्ट ईयर के डाटा के साथ। अब पास्ट ईयर के अंदर अगर आपका, अब मैं इंटरनल ऑडिटर की वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एस्टिमेशन उसने करके देनी है, उसने कैलकुलेशंस करके देनी है, उसने चीजें फाइंड आउट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ उसने एक टीम वर्क करना है, उसने उसके साथ एक पूरे का पूरा जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए उसने चीजें फाइनलाइज करके एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है, ठीक है, डायरेक्टर्स को देनी है, वीसीस को पहुंचानी है। अब होता यह है कि बेटा वो लास्ट ईयर की इनकम होती है और एक्सपेक्टेड इनकम कैलकुलेट की जा रही होती है, जिस तरह आप लोगों ने एफएम के अंदर पढ़ा है ना, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज टाइप एक्सपेक्टेड इनकम आप कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं कि हमारे जो एसबीयूज हैं वो हमें कितना कितना पैसा देंगे या कितनी इनकम हम जनरेट कर लेंगे। और फिर उसके अंदर एडअप किया जाता है इन्फ्लेशन, उसके अंदर देखा जाता है इंटरेस्ट रेट की, अगर आपका बिजनेस जो है वो रन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बोरोड मनी, तो उसकी कितनी कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ेगी। फिर एक्सपेंडिचर सारे कैलकुलेट, फिर डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। कैलकुलेट करने के बाद फिर बजट प्रॉपरली तरीके के साथ जो है वो बनाया जाता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर हमें इतने एक्सपेंडिचर में पैसा चाहिए, और एक्सपेंडिचर से जो चीज बचाएंगे हम, वो हमारे लिए अल्टीमेटली इनकम बनती जाएगी। तो इंटरनली तौर के ऊपर आप आइडियल चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर कंट्रोल होती हैं। लेकिन जब आप वही चीज आपकी प्रेजेंट होती है, जब ऑडिटर आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर आकर आपको एश्योरेंस देना चाहेगा, तो वो देखेगा, उस टाइम पीरियड की बात करेगा, वो सर्कमस्टांसिस की बात करेगा, विद इन सर्कमस्टांसिस आपको एश्योरेंस रिपोर्ट देगा। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो आपको ये कहे कि भाई कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के अंदर हर चीज ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से बेटा क्लेम होता है। जब आपने एक्नॉलेज कर दिया कि ये चीज ऐसे है, तो देन ये चीज जो है वो फिर डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। तो कोई भी ऑडिट फर्म है, कोई भी ऑडिटर है, तो वो अपने लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता खुद से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि वो कह दे, आज कह दे हर चीज ठीक है। हम आइडियल सिचुएशन उठा रहे हैं अगर, और हम उसके ऊपर फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं सर, तो फिर ये एश्योरेंस कैसे है, परफेक्ट एश्योरेंस कैसे है? तो परफेक्ट तो आएगी नहीं ना जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा। मैंने आपसे बात की है कि जो इंटरनली जो चीजें होती हैं वो आइडियलाइज की जा सकती हैं, उसके अंदर आपके पास कंट्रोल होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको एक्चुअल चीजों का पता होता है, अपनी इनकम, अपने एक्सपेंडिचर्स का, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर चीज का डाटा आपके पास होता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का मकसद यही होता है कि इंटरनल ऑडिटर आपकी जितनी भी इंटरनल वीकनेसेस होती हैं, आपकी कंप्लायंस को वो जिसे हम कहते हैं ना कि कंप्लायंस आपकी करवा रहा होता है। तो जब कंप्लायंस का रिस्पॉन्सिबल वो है, तो फिर आपके पास जो इंटरनल डाटा होगा वो फेच नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आप कोई फैब्रिकेटेड किस्म का डाटा ऊपर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो बात वही है, आप लोगों ने एनरॉन की केस स्टडी नहीं पढ़ी, नहीं की, वो मैं आप लगाता हूँ, मोलम ओपन हो गया ना, मैं लगाता हूँ आपको, बस अब देखें काम पे काम आएगा। ये 2 वीक आप लोगों ने यशी मारी है ना, ये पूरी कराऊंगा।
ये मोलम के ऊपर एनरॉन का सारा खाता मैं डालता हूँ इसके ऊपर, आप इसको पढ़े, मैंने क्लास में भी डिस्कशन आपके साथ की थी कि बेटा वो एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स बनाकर दे रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहे हैं। जब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो एथिक्स की वायलेशन भी कर रहे हैं और इंटरनली भी मामला खराब हैं। तो आप अगर इस किस्म की रिपोर्ट्स देंगे तो फिर तो आपकी एस्टिमेशंस भी रॉन्ग जाएंगी, फिर आपकी बजटिंग भी ठीक नहीं होगी, तो फिर आपकी आइडियल सिचुएशन तो छोड़ देना, फिर तो आपके मामला खराब ही होंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई डिजास्टर होगा और आप अपनी फर्म को, अपनी कंपनी जो है हम बैठेंगे। ठीक, तो चलें जी आगे, ये तो चलेंगे स्लाइड है, ये फेस बोर्ड ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये सारी चीजें चल रही हैं। श्योरेंस एंगेजमेंट फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यू, ISAS, ये स्टैंडर्ड्स के नाम हैं, इनकी तरफ हम नहीं डिस्कस करते, हम आगे अपने काम की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, assurance engagements on a subject matter other than historical financial information, ये भी स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। The ISAE standards are divided into two parts, ISAES 3000 to 3399 or 3400 to 3699, which are subject specific standards. For example, standard relating to examination of prospective financial information, right? So अच्छा जी, frequently performed engagements that are not covered by the assurance framework are engagements covered by international standards for related services such as agreed upon services, agreed upon procedures and compilations. Agreed upon procedures कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, कि कोई वॉलंटरली बता दे। और बेटा CR जो है ना अटेंडेंस से ले लीजिएगा, मैं फिर यहाँ से बाद में वक्तन फवक्तन वो ले लेता होता हूँ, स्नैपशॉट ले लूंगा, लेकिन आप पार्टिसिपेंट से अटेंडेंस जो है ना वो कर लीजिएगा जी। जी बेटा, ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के बारे में किसी को कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एनीवन? बेटा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो जिनके सॉल्यूशंस, जिनकी ट्रीटमेंट जो होती हैं वो अंडरस्टूड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काइबोर का रेट है तो वो एग्रीड अपॉन है। और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन रेट जो है फिक्स कर दिया किसी सेक्टर के लिए, या किसी की पार्टिकुलर ट्रीटमेंट है जैसे आप टैक्सेशन के अंदर करते हो, तो वो ट्रीटमेंट के ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंडर वो आती है कि ये चीज एज इट इज ही होनी है और ऐसे ही होनी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री करते हो, डाटा एंट्री करते कर किसी अच्छी जगह पे कर रहे हो, या सैप वगैरह के अंदर डाटा एंट्री जिस तरह हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर साहब करते हैं, तो वो उनको उनकी लिमिटेशंस या उनका वो जो इंटरफेस है उनको पता है कि जो बच्चे की रजिस्ट्रेशन करनी है या उसको सैप आईडी देना है या जो उसकी ईमेलिंग आईडी बनानी है या मोलम उसका जनरेट करना है, जो कुछ करना है वो एक ही प्रोसीजर है, वो पूरे रिफा के अंदर सेम ही है। तो सारी डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर एग्रीड अपॉन है। और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। हाँ जी, ये ऑनलाइन में तो ये रोला तो होता है ना कि जब तक आप लोग नहीं एंगेज होंगे तो फिर बीच में यही लगेगा कि मैं अपने आप को सुना रहा हूँ। अच्छा जी, the preparation of tax returns where no conclusion conveying assurance is expressed, consulting or advisory engagement such as management and tax consulting, ये आगे एक्सप्लेनेशन जी। रिलेटेड सर्विसेज से आगे अब इंश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, उस प्रॉपर डेफिनेशन को हम जरा देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस एंगेजमेंट मींस, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसको कॉन्सेप्चुअली, तो अब ये जरा बुकिश डेफिनेशन है, तो वो क्या कहती है इसकी इंश्योरेंस एंगेजमेंट की। इंश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच अ practitioner means कौन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट और ऑडिटर, expresses a conclusion in report form that is designed to enhance the degree of confidence users have about the evaluation of a subject matter against identified criteria। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया क्या है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट मैटर इज द एरिया, सब्जेक्ट मैटर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर मे बी ऑफ ए फाइनेंशियल और ए नॉन फाइनेंशियल नेचर, राइट, लाइक
आपका सब्जेक्ट मैटर अगर फाइनेंशियल नेचर का होगा तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बिलिंग डिपार्टमेंट के अंदर बिल्स हैं, आपके रिसीवेबल्स हैं, आपके पेबल्स हैं, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्ट, कोई ओपिनियन, कोई एश्योरेंस चाह रहे हो तो आप इनको हम बोलेंगे दीज आर द फाइनेंशियल, ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स, राइट। अच्छा, अब उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल, मैंने कहा था कि नॉन फाइनेंशियल के अंदर बेसिकली आपकी डीड्स हैं, आपके वैल्यूएशंस हैं, आपकी एस्टिमेशन, मैंने कहा था कि एस्टिमेशन के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशंस की जा रही होती हैं, लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई जा रही होती हैं, तो वो सारे के सारे या एसओपीज होते हैं, वो सब नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ये भी हो सकता है। हमने लास्ट वीक में पढ़ा था ऑपरेशनल ऑडिट, राइट। तो ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर हमने क्या कहा था, सिस्टम ऑडिट की बात हो रही थी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल, उन प्रैक्टिसेस की बात हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, राइट। तो बेसिकली वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट ही है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ही हैं जिनको हम, जिसके ऊपर आप एश्योरेंस दे रहे हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, एंगेजमेंट में ऑडिट टीम को डालते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है। और आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया आपका मैंने पहले डिस्कस किया, दोबारा सुन लें जिन्होंने ज्वाइन बाद में किया। बेटा, आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया मींस फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, आईएएस के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, आपके बाय लॉज हो सकते हैं, आपकी कंपनीज ऑर्डिनेंस हो सकता है, आपका कोई भी किसी किस्म का कोई लॉ हो सकता है, आपका एनवायरमेंट का हो सकता है, आपकी कोई एसओपीज हो सकते हैं, आपकी कोई ना कोई कंप्लायंस के एक्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके जिनको हम बोलते हैं, ये आपका आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया हो सकता है कि आप सब्जेक्ट मैटर को एवेलुएट करेंगे किस बेसिस के ऊपर, किसके साथ, आप क्राइटेरिया के साथ। अगर तो उस क्राइटेरिया के ऊपर वो चीजें पूरी हैं, अगर फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं इन अ ट्रू सेंस, देन इट्स ओके। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर है और आप वो उसके ऊपर क्राइटेरिया लगा रहे हैं कोई और। आगे ये देखें जी, 5 एलिमेंट्स दैट ऑल इंश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जिबिट। 5 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अ प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड द इंटेंडेंट यूजर। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस एंड इंश्योरेंस रिपोर्ट। तो लाजमी सी बात है कि सब्जेक्ट मैटर और सुटेबल क्राइटेरिया पे हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इसी से एविडेंस जनरेट होता है। और वो एविडेंस किस तरह का होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमारी ओपिनियन उसी किस्म की होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये जी एंगेजमेंट प्रोसेस के साथ ये तीनों पार्टीज, 3 पार्टी रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर एंड इंटेंडेंट यूजर। तो 3 पार्टी को हम पहले डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिशनर कौन है। प्रैक्टिशनर वो है पर्सन जो नंबर 1 है 3 पार्टी रिलेशनशिप के अंदर, अकाउंटेंट है, कोई ऑडिटर है, कोई एक्सपर्ट है जो एविडेंस जनरेट करता है, जो एक्चुअली काम करता है, जो सीट पे बैठा हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट होगी। किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर ने सारी इंफॉर्मेशन किससे लेनी है, मैनेजमेंट से। तो ऑडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसको वो सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, जो भी एविडेंस जनरेट करने के लिए जितने भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसे, वो उसको दे। इंटेंडेड यूजर्स कौन से हैं, एड्रेसी ऑफ द इंश्योरेंस रिपोर्ट। मींस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज वो पूछे, मैं सुन रहा हूँ। सर ये अटेंडेड यूजर जो होते हैं ये ऑडिटर की रिपोर्ट देखते हैं या फिर ये मैनेजर की रिपोर्ट देखेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी की?
सर आप म्यूट हो गए। हाँ जी, जी बेटा, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था, किसी कोई बोला नहीं है तो फिर मैंने म्यूट कर दिया। 3 पार्टी रिलेशनशिप, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। सर ये अटेंडेंट यूजर्स जो होते हैं ये कौन सा वाला वो पढ़ेंगे, एश्योरेंस रिपोर्ट पढ़ेंगे जो वो ऑडिटर दे रहा होगा ना इनको? अच्छा बेटा, इंटेंडेड यूजर्स आपके सारे के सारे एड्रेसी होते हैं। वो एड्रेसी कौन है आपका? जैसे आपका बॉस है, आपका शेयर होल्डर है, भी हो सकता है, आपका डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी का डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कि ये आपके इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड का क्या मतलब होता है? इंटेंडेड यूजर जो आपका डायरेक्ट यूजर है, जिसको वो चीज रिक्वायर्ड है। तो समझ आई बात कि नहीं आई? तो पहले बड़ी बात कि नहीं पड़ी? चलें आगे, मूव फॉरवर्ड। चलें जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसको छोड़ दें। ये सब्जेक्ट मैटर, द एश्योरेंस एंगेजमेंट एवेलुएट्स वेदर द सब्जेक्ट मैटर कंफर्म्स टू सुटेबल क्राइटेरिया दैट विल मीट द नीड्स ऑफ एन इंटेंडेड यूजर। तो सब्जेक्ट मैटर को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट मैटर किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसकी एग्जांपल में मैंने आपको बात बताई थी कि किसी किस्म के कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट, कोई भी आपका बिलिंग डिपार्टमेंट, कोई भी रिसीवेबल्स, कोई भी पेबल्स, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है आपका, जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, कोई भी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आप देखना चाह रहे हो, कोई भी कंप्लायंस देखना चाह रहे हो, ये सारे आपके सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, राइट। इसको मैं रीड कर रहा हूं, देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एश्योरेंस इज द टॉपिक अबाउट विच द एश्योरेंस इज कंडक्टेड। जो मैंने कहा था, इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बेसिकली इज द एरिया, राइट। Subject matter could be information such as financial statement, statistical information, non-financial performance indicators, capacity of a facility suppose. The subject matter could also be a system and processes. जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस देखनी है, हमने कंप्लायंस देखनी है, हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखनी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर ये हो सकता है। आपने इंटरनल कंट्रोल को देखना है, जो मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने कंप्लायंस को देखना है, आपने ऑपरेशनल ऑडिट की बात हमने की थी, सिस्टम ऑडिट की बात की थी। ये सारे के सारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, ब्रॉड टर्म के अंदर, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑडिट के टाइप्स हैं। लेकिन जब हम विद इन ऑडिट प्रोसेस के अंदर किसी की एश्योरेंस चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर विद इन द ऑडिट प्रोसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी की सारी वो सर्विसेज हैं जो ऑडिटर देता है on the requirement या on the application of a client। अच्छा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है आपकी देखनी, कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद suitable criteria are the benchmarks, standards, objectives or set of rules used to evaluate evidence or measure
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि IFRS हो सकता है, जनरल गैप के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड APCAOB स्टैंड्स फॉर पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ये इस इंटरनल कंट्रोल का क्राइटेरिया हो सकता है। एप्लीकेबल लॉज, जिसको मैंने कहा था, बाय लॉज हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो सकता है, एंड अग्रीड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, कि मिनिमम कोई स्टैंडर्ड हो सकता है जो सेटल किया जाए। राइट? किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये खत्म हो रहा है सेशन, तो फिर नया हमने इसी को ज्वाइन करना है, तो बताएं, फिर ज्वाइन करते हैं। चले हम, मैं इसको एंड करता हूँ, अगला जो है सेशन लगाते हैं, क्योंकि ये सेशन अभी एंड हो जाएगा।